नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, एक समय था किसी जंग का फैसला उस जंग में लड़ने वाले योद्धाओं की बाजुओं की ताकत से हुआ करता था, लेकिन मौत के साथ वॉर और वॉरफेयर टेक्निक में ड्रास्टिक चेंज है। इसी वक्त में तलवार और तीर कमान से किए जाने वाले युद्ध समय के साथ बंदूकों और तोप की गोलियों से होने लगा और धीरे धीरे वॉरफेयर के इस बदलते नेचर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स और केवलर मेड बुलेट प्रूफ जैकेट्स जैसे प्रोटेक्टिव वॉरफेयर टूल्स को जन्म दिया। और आज 21st सेंचुरी में हमारे दुनिया न्यूक्लियर मिसाइल्स और हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से घिरी है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से लेजर गन, हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट, साइबोर्ग और एक्सोस्केलेटन जैसे सुपर एडवांस वॉर टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाएगा। 2019 से DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट एंड एक्सोस्केलेटन जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर काम करना शुरू कर दिया है। कई लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि इंडिया जैसा देश जहां आज भी बेसिक लेवल एमिनिटीज जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, ऑल वेदर रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज की कमी है, वो क्यों हर साल अपना बजट का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस सेक्टर पर स्पेंड कर रहा है। तो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि हर देश को अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज और इन बाउंड्रीज में रह रहे लोगों को एक सेफ एंड सिक्योर लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो देश के अंदर छुपे नक्सलाइट्स हो या देश के बाहर से आने वाला टेररिज्म हो, कोई भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब दे सके। देश को एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की जरूरत है जो हमारी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सके। यही सब रीजन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हर साल अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास करती है। अब यहाँ पर एनुअल डिफेंस बजट की बात करें तो इसमें इंडिया दुनिया के टॉप नेशंस में आता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए हमारा टोटल डिफेंस बजट 5.25 लाख करोड़ का है। गवर्नमेंट हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है ताकि किसी भी आने वाली चुनौती का सामना कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की कमी के कारण डिफेंस फोर्सेस की सभी जरूरतों को पूरा कर पाना केवल गवर्नमेंट और PSUs के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इन्हीं समस्याओं की वजह से हमारी गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में टाटा, लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा जैसे प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन चाहती है। इन प्राइवेट कंपनीज के पास फंड्स और स्किल लेबर की कोई कमी नहीं होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फाइनेंशियल मार्केट तक ये कंपनीज अपने साथ वेरियस फील्ड्स की एक्सपर्टीज भी साथ लेकर आती है। तो आज का हमारा डिस्कशन इंडियन डिफेंस सेक्टर के ऐसे ही 3 मेजर प्लेयर्स के अराउंड सेंटेड है, टाटा, लार्सन एंड टुब्रो और महिंद्रा। तो इन तीनों में से कौन सी कंपनी होगी जो आने वाले समय में इंडियन डिफेंस सेक्टर के इस मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस को लीड करेगा, या फिर एक नेशनल लीडर के बजाय ये पूरा सेक्टर इन तीनों कंपनीज के शेयर्ड एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं होता है तो कौन सी ब्रांड आने वाले समय में इंडिया की बोइंग या लॉकहीड मार्टिन बनने की काबिलियत रखती है। इस वीडियो में काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पहले हम यहाँ पर इंडियन डिफेंस सेक्टर के एग्जिस्टिंग सिचुएशन को समझने का प्रयास करते हैं। आज इंडिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्म फोर्स मौजूद है। इन आर्म फोर्सेस में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अलावा CRPF, असम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस और अंडमान एंड निकोबार कमांड जैसे वेरियस इंटर सर्विस जैसे कमांड शामिल है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग आज इंडिया के पास वर्ल्ड की 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। बजट 2022 और 2023 से डिफेंस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने जो 5.25 लाख करोड़ रुपीज एलोकेट किए वो ईयर 2012 से 2022 के मुकाबले 9.8% ज्यादा थे। इंडियन डिफेंस सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को पब्लिक डिफेंस सेक्टर और प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में डिवाइड करके समझते हैं। पब्लिक डिफेंस सेक्टर हमारे डिफेंस का वो पार्ट है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ओन्ड और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है। आज इस सेक्टर में DRDO समेत 16 DPSU मतलब कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स काम कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड इन DPSUs में से कुछ फेमस नाम है। दूसरी तरफ प्राइवेट डिफेंस सेक्टर डिफेंस का एक वो पार्ट है जहाँ गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले डिफेंस मैन्युफैक्चर लाइसेंस के जरिए प्राइवेट कंपनीज डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट के लिए डेवलप करती है। आज भारत फोर्ज, रिलायंस, कल्याणी ग्रुप्स, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड जैसी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है। तो अब हम इंडियन डिफेंस सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में टाटा, लार्सन एंड टुब्रो और महिंद्रा के करंट रोल को रियलाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा इंडस्ट्रीज के बारे में जो जमशेदजी टाटा द्वारा स्टार्ट की गई है। आज इंडिया में मौजूद सभी कंपनीज के बीच वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में टाटा का
इतिहास सबसे बड़ा और पुराना है। टाटा और मॉडर्न वॉर्स की कहानी 1 सितंबर 1939 में जुड़े वर्ल्ड वॉर 2 के साथ शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब ब्रिटेन के पास गन्स और एम्यूनिशन जैसे वॉर सप्लाईज की कमी हो गई थी, तब टाटा कंपनी ने ही अपने पूरे स्टील आउटपुट को जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन की मदद के लिए भेज दिया था। आजादी के बाद 1958 से टाटा ग्रुप इंडियन डिफेंस फोर्सेस के साथ जुड़ा रहा। मोबिलिटी कैरियर के रूप में इंडियन आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करने के अलावा टाटा ग्रुप ने कई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन भी हमारे देश को डेडिकेट किया। 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल वॉर में भी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी ने इंडियन आर्म फोर्स की सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डिमांड्स को फुलफिल किया था। कारगिल वॉर के दौरान इंडियन ट्रूप्स और एम्यूनिशन के ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किए गए ट्रक्स को टाटा ने ही मैन्युफैक्चर किया था, जिस वजह से वॉर के दौरान सप्लाईज की मोबिलिटीज फ्लॉलेस रही, जो वॉर में पाकिस्तान को हराने में मददगार साबित हुई। समय के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस की बढ़ती हुई नीड के कारण टाटा ग्रुप ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सेपरेट यूनिट प्रिपेयर कर ली है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL टाटा ग्रुप की एक फुली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, जो इंडियन एरोस्पेस, डिफेंस, मिलिट्री इंजीनियरिंग, मिलिट्री कंस्ट्रक्शन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड में काम कर रही है। TASL को ईयर 2007 में स्टार्ट किया गया और उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में लोकेटेड है। TASL के डिफेंस सेक्टर की शुरुआत ईयर 2008 में हुई, जब उन्होंने ज्वाइंट वेंचर के तहत अमेरिकन कंपनी सिकोर्सी एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर डोमेस्टिक और मिलिट्री पर्पस के लिए S-92 हेलीकॉप्टर बनाने का काम शुरू किया। इस ज्वाइंट वेंचर के तहत ईयर 2010 में हैदराबाद के अंदर $200 मिलियन का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश किया गया। S-92 अमेरिकन मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सुपर हॉक हेलीकॉप्टर का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल यूटिलिटीज या ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। ईयर 2012 में TASL ने अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया और C-130 हरक्यूलिस जैसे एडवांस्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग पहली बार इंडिया में शुरू हुई। इस ज्वाइंट वेंचर की वजह से टाटा वो पहली कंपनी बनी जिसने डिफेंस फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए फोर्ड इंजन टर्बो प्रोप बेस हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को कम्प्लीटली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया। ईयर 2015 में TASL ने यूरोपियन कंपनी एयरबेस डिफेंस और स्पेस के साथ पार्टनरशिप में EADS कासा C-295 लाइट कार्गो फ्लीट पर काम शुरू किया और इंडियन एयरफोर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड 40 एयरक्राफ्ट सप्लाई किए। रिसेंटली TASL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत TASL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री मिलकर इंडियन आर्म फोर्सेस को सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मतलब कि UAVs बनाएंगे। इन सब के अलावा TASL बॉर्डर सिक्योरिटी सेंसर से रिलेटेड डिजिटल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी इंडियन आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड कर रही है। अगर मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर हेलीकॉप्टर की बात हो या फिर मोबिलिटी सॉल्यूशंस की बात हो, तो प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में टाटा से बड़ा कोई नाम नहीं है। अब बात करते हैं लार्सन एंड टुब्रो की, जिसे L&T के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है। वैसे L&T की शुरुआत अगले 50s में हुई, जब डेनमार्क से भारत आए दो रेफ्यूजीज हेनिंग होक लार्सन और सोरेन क्रिश्चियन टुब्रो ने इस कंपनी को स्टार्ट किया। मुंबई बेस्ड ये कंपनी आज अपनी 118 सब्सिडरीज के साथ इंडिया में काम कर रही है। आज L&T इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसी फील्ड्स में भी काम कर रही है। डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस सिस्टम की डेवलपमेंट और सप्लाई के मामले में आज लार्सन एंड टुब्रो देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। L&T का डिफेंस, एरोस्पेस और नेवल आर्म पिछले 30 सालों से इंडियन डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाने में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। आज L&T का एरोस्पेस आर्म मिलिट्री सर्वेलेंस से लेकर मिलिट्री स्ट्राइक के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। मिलिट्री सर्वेलेंस सिस्टम के अलावा L&T का एरोस्पेस आर्म हमारे आउटर स्पेस प्रोग्राम्स में भी इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि ईयर 2013 में लॉन्च हुए मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन और ईयर 2019 में लॉन्च हुए चंद्रयान 2 मिशन में L&T के एरोस्पेस आर्म ने इसरो के साथ मिलकर इन प्रोजेक्ट्स में काम किया था। ईयर 2020 में लार्सन एंड टुब्रो की डिफेंस आर्म और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पिनाका मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड 4 की रेजिमेंट्स की सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी L&T की डिफेंस आर्म को दी गई। पिनाका एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे हमारे DRDO ने L&T के साथ मिलकर डेवलप किया है। ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड्स में 12 रॉकेट्स फायर कर सकता है, जो अपने आप में इस सिस्टम को इतना स्पेशल बनाता है। लेकिन L&T की डिफेंस आर्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इंडियन आर्मी के लिए K9 वज्र का डेवलपमेंट। K9 वज्र एक ट्रेडिशनल होवित्जर का मॉडर्न मूवेबल रूप है। होवित्जर्स कैनन यानी तोप की तरह दिखने वाला एक वेपन होता है। इसका इस्तेमाल हाई ट्रेजेक्टरीज पे शेलिंग के लिए किया जाता है। लास्ट ईयर 2021 में L&T ने अपना 100th K9 वज्र होवित्जर इंडियन आर्मी को डिलीवर किया।
किया। डिफेंस और एरोस्पेस फील्ड के अलावा L&T ओशन डिफेंस फील्ड से रिलेटेड भी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स को डिजाइन और डेवलप कर रहा है। इन प्रोडक्ट्स में फ्रंटलाइन वॉरशिप्स, सबमरीन्स, ऑक्सिलरी वेसल्स और स्पेशल नेवल प्लेटफॉर्म शामिल है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर सबमरीन अरिहंत को बनाने में भी L&T ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। रिसेंटली मार्च 2022 में डिफेंस मिनिस्ट्री और L&T के बीच 887 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन नेवी के मैरीटाइम सर्वेलेंस और पेट्रोलिंग पर्पस के लिए L&T इंडियन नेवी को 2 मल्टीपर्पज वेसल्स साइन करके देगा। इस सब के अलावा आज L&T के इंजीनियर्स अपनी एक्सपर्टीज की मदद से इंडियन नेवल शिप्स पर इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल्स और लॉन्चर्स को भी डेवलप कर रहा है। अगर बात मेड इन इंडिया सबमरीन्स या नेवल वेसल्स की हो तो प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में L&T एक मजबूत पकड़ रखता है। अब हम बात करते हैं महिंद्रा ग्रुप के बारे में। महिंद्रा ग्रुप्स की शुरुआत ईयर 1945 में हुई थी, जो ब्रिटिश पंजाब में जन्मे 2 भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद्र महिंद्रा ने इस कंपनी को महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से एस्टेब्लिश किया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये कंपनी आज ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, एग्री बिजनेस, डिफेंस और एनर्जी जैसी फील्ड में 100 से ज्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रही है। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी महिंद्रा ग्रुप द्वारा फुली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी MDSL मतलब की महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड को दी गई है। आज MDSL हमारी तीनों डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड कोई ना कोई इक्विपमेंट और सिस्टम को डेवलप करने का काम कर रही है। इंडियन आर्मी के लिए मॉडर्न वेपनरी से लेकर रिमोट व्हीकल्स तक, इंडियन एयरफोर्स के लिए रडार से लेकर मॉडर्न सर्वेलेंस सिस्टम तक, इंडियन नेवी के लिए टोरपीडो जैसे अंडर वाटर वॉरफेयर इक्विपमेंट से लेकर सबमरीन तक, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड इस इंडस्ट्री के हर एक एरिया में मौजूद है। ईयर 2018 में महिंद्रा और इजरायली एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। इस MOU के तहत महिंद्रा एंड एरोनॉटिक्स ने मिलकर अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑर्बिटर 4 के मैरीटाइम वर्जन पर काम शुरू किया, ताकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे नेवल फोर्सेस द्वारा किया जा सके। ईयर 2018 में ही महिंद्रा ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑल वेदर ऑल टेरेन इंडिजिनस मोबाइल प्लेटफॉर्म MSPS प्लेटफॉर्म को डेवलप किया। ये एक मल्टी सेंसर्स इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इनबिल्ट प्लेटफॉर्म था, जिसका इस्तेमाल मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस सर्वेलेंस के लिए कर सकती थी। ईयर 2021 में ही महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 1350 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत इंडियन नेवी के मॉडर्न वॉरशिप्स रिक्वायरमेंट को देखते हुए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट यानी IADS को डेवलप करने का काम शुरू किया। तो हमने देखा कि सालों से महिंद्रा किस तरह अपने तीनों आर्म फोर्सेस की जरूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इंडियन आर्मी के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स बनाने के मामले में आज महिंद्रा की डोमिनेंस है। इंडियन आर्मी की मोबिलिटी व्हीकल्स की मैक्सिमम डिमांड को आज महिंद्रा ही पूरा कर रहा है। पिछले साल 2021 में महिंद्रा डिफेंस सिस्टम और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच 1056 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने इंडियन आर्मी के रिकनेसेंस और वेपन करियर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आर्मर्ड टेक्टिकल व्हीकल्स और लाइट स्ट्राइक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। अगर मेड इन इंडिया आर्मर्ड व्हीकल्स की बात हो तो प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में महिंद्रा की एक अपनी अलग पहचान है। आज के समय टाटा हो, लार्सन एंड टुब्रो हो या फिर महिंद्रा हो, हर कंपनी अपने अपने तरीके से देश के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने का काम कर रही है। इन कंपनीज के अलावा और भी कई ऐसे प्राइवेट फर्म्स है जो इंडियन डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, और ये तीनों कंपनी उस रेस में सबसे आगे नजर आ रही है। आज ये तीनों ही कंपनीज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी द्वारा यूज किए जाने वाले वेरियस इक्विपमेंट्स और सिस्टम को डेवलप करने में गवर्नमेंट एजेंसीज का साथ निभा रही है। लेकिन अगर हम इन कंपनीज के करंट वर्किंग प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करें तो ये देखेंगे कि टाटा अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसी टेक्नोलॉजी में L&T और महिंद्रा से बेहतर काम कर रही है। दूसरी तरफ महिंद्रा मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किए जाने वाले आर्मर्ड व्हीकल्स की रेस में टाटा और L&T को बहुत पीछे छोड़ रही है। इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स जैसे कि वेपन्स या व्हीकल्स की बात करें तो महिंद्रा इसमें टॉप पर है। वहीं इंडियन एयरफोर्सेस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट में टाटा आगे नजर आता है। अगर इंडियन सबमरीन्स या वेसल्स जैसे इक्विपमेंट की बात हो तो L&T बाकी दो कंपनी से बेहतर है। एक तरफ L&T मंगलयान और चंद्रयान 2 जैसे प्रोजेक्ट में अपने एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज को इसरो के साथ शेयर करके देश को आउटर ऑर्बिट में मजबूत बनाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा MSPS प्लेटफॉर्म जैसे सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए देश के इनर ऑर्बिट को मजबूत बनाने में लगी हुई है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईयर 2025 तक डिफेंस प्रोडक्शन से $25 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट सेट किया है। इसमें $5 बिलियन डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज के एक्सपोर्ट से जनरेट होंगे। लेकिन ये टारगेट्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट PSUs के पास ना तो रिक्वायर्ड फंड्स है ना ही रिक्वायर्ड रिसर्च। फंड्स
और रिसर्च की कमी की वजह से क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को एक्वायर कर पाना लगभग मुमकिन है। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट के इस मुहिम को पूरा करने के लिए टाटा, महिंद्रा एंड एल&टी जैसे प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन बेहद जरूरी है। अब टाटा, एल&टी और महिंद्रा में से सबसे आगे कौन बढ़ता दिखेगा वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट के टारगेट को अचीव करने में ये सभी प्राइवेट प्लेयर्स अपने अपने तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर से आने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड मैन पावर और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जैसे इमेंस डिमांड को ये तीनों प्राइवेट प्लेयर्स इजीली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पूरा कर सकते हैं। ये प्राइवेट प्लेयर्स ह्यूज फंड्स के अलावा अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट्स को भी साथ लेकर आएंगे, जो हमारे डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा रोबस्ट, डायनामिक और प्रिसाइज बनाएगी। इन प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट पीएसयूज के वरीन एफिशिएंसीज की वजह से पास में हुए कावेरी इंजन फेलियर जैसे इंसिडेंट्स को भी रिपीट होने से रोकेगा। डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स के पार्टिसिपेशन से देश को मिलने वाले फायदों का एग्जांपल यूएसए और फ्रांस जैसी कई इकोनॉमीज है। अपने डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने से न सिर्फ आज आर्म्स एंड एम्यूनिशन के रेस में ये देश दुनिया के सुपर पावर के रूप में उभर के सामने आए हैं, बल्कि इन प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से इन देशों ने कॉस्ट सेविंग के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी बचाए हैं। आज इन देशों में एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जैसी प्राइवेट कंपनीज देश के डिफेंस सेक्टर में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। इन देशों की तरह इंडिया भी अपने हिडन पोटेंशियल को टाटा, महिंद्रा, रिलायंस या एल&टी जैसे प्लेयर्स की मदद से फुली यूटिलाइज कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्री न सिर्फ किसी देश को ज्यादा सिक्योर बनाती है, लेकिन साथ ही उस देश को इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराती है। डिफेंस इंडस्ट्रीज देश में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट और मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपांड करेगी। इन सब के अलावा ये इंडस्ट्रीज न्यू एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी लेवल भी रेज करेगी, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। इन सब के साथ हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि कैसे आज के अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारी आर्म फोर्सेस का आर्म्स इंपोर्ट पर निर्भर करना देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा बन सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया की इंडिजिनस कंपनीज का डिफेंस सेक्टर में इन्वॉल्व होना आने वाले समय में हमारे देश को आर्म्स और एम्यूनिशन में आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके अलावा हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में दुनिया भर के देश इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देखते हैं। ऐसी सिचुएशन में आने वाले समय में हम इंडिया को आर्म्स इंपोर्टर की जगह आर्म्स एक्सपोर्टर के तौर पे उभरता हुआ देखेंगे। साथ ही हमारे देश के बढ़ते हुए मिलिट्री कैपेबिलिटी इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर प्रमोट करने में हेल्पफुल साबित होगी। तो आज हमने डिस्कस किया कि कैसे प्राइवेट फर्म्स इंडिया के डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकती है, और ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कुछ मेजर प्लेयर्स की हमने बात की। और ये रेस कोई कंपनी के जीतने के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारी कंपनीज के साथ आके इंडिया के डिफेंस सेक्टर के अलग अलग सेगमेंट्स को टारगेट करके उनमें बेहतर काम करना होगा। और इसे इंक्लूसिव इन्वॉल्वमेंट के बाद हम अपने देश के प्राइवेट फर्म्स के इन्वॉल्वमेंट को अपने डिफेंस सेक्टर में सक्सेस मान सकते हैं। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।